Hi all, welcome to SR Academy. तो ये अपना पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 4 है। पॉलिटी के 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं, ठीक है। तो एक जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको 5 आर्टिकल्स करवाए थे। आर्टिकल जो आपका जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको कराया था 1773 का एक्ट। आप उसमें जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसमें मैंने आपको फटाफट अगर आपको बताऊं तो मैंने उसमें 5 आपको बताए थे। अगर आपको याद आ रहा है तो सिर्फ 5 उसमें आपको याद रखना है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट बना था जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे, ये आपको याद रखना है। एक जो गवर्नर जनरल था उसको बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये आपको याद रखना है। दूसरा और तीसरा जो था कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और जो आपकी जो तीसरी प्रेसिडेंसी जो मद्रास थी, मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है, इन दोनों को प्रेसिडेंसी को सबॉर्डिनेट बना दिया था किसके, बंगाल के। मतलब ये पहले इंडिपेंडेंट होते थे, अब इनकी पावर्स लेके और किसको दी जा रही थी, बंगाल को, ठीक है। और एक इसमें जो आपका था वो ये था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मैंने वहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता क्या है। मतलब ये कंपनी के जो मालिक होते हैं ना, ये वो होते हैं, जैसे आप इनको ऐसे समझ सकते हो, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है कंपनी की वो इनके पास थी। तो इनको है ना अब रिपोर्ट देनी थी, किसको रिपोर्ट देनी है अब इनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को या उनकी पार्लियामेंट को। किसके ऊपर, एक तो सिविल के ऊपर, एक मिलिट्री के ऊपर, और तीसरा जो इनको देनी थी वो किसके ऊपर देनी थी, रेवेन्यू के ऊपर, ठीक है। तो 4 एक्ट तो ये थे, और जो लास्ट था इसमें 5 पॉइंट्स मैंने इसमें आपको बताए थे, 4 पॉइंट्स हो गए। जो 5वां पॉइंट ये था कि कोई भी ब्राइब, गिफ्ट, प्रेजेंट ऐसा कुछ भी नहीं ले सकते वो नेटिव इंडियन से। कौन नहीं ले सकते, जो ब्रिटिशर्स हैं। जो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई है वो कोई भी तरह की रिश्वत या कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता जो नेटिव इंडियन है उससे। तो ये मैंने आपको उस दिन करवाया था। आज मैं आपको नेक्स्ट स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो आपको ये ऐसे याद रखना है, शॉर्ट में आपको पता है कि जो फर्स्ट आया था वो आया था 1773 में। इसको जो आपने बोला था वो बोला था रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट करने के लिए आया था ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये बोला था। अभी जो नेक्स्ट है ना वो आया इसको अमेंड करने के लिए। अमेंड मतलब इसमें थोड़ा मोटा कुछ बदलाव करने के लिए, अमेंडमेंट, या इसको बोलिए आप अमेंडिंग, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। नेक्स्ट आपका जो एक्ट आता है वो आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये एक्ट आया था इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ बदलाव करने के लिए। इसमें कुछ कमियां छूट गई थी, या ये समझ लीजिए कि इसमें क्या है, अगर आप समझ पाओगे तो इसमें आपको पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। अभी उस सुप्रीम कोर्ट को ना बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी, अभी वो पावर्स ना छीनी जाएंगी इस नेक्स्ट एक्ट में। तो आप इस एक्ट का एक दूसरा नाम याद रखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये आपको याद रखना है, इसका दूसरा नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ज़्यादातर देखो ये एक्ट इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई भी ये समझिए कि आप अगर लोअर लेवल एग्जाम दे रहे हो तो ये लगभग पूछा ही नहीं जाता। अगर पूछा भी जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो यही पूछेंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन सा एक्ट होता है। तो आप बोलिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो आपको याद रखना है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो कौन सा एक्ट है, 1781 वाला, ठीक है। तो इसके भी 5 पॉइंट हैं, मैं आपको करवा देता हूँ। अभी इसको ऊपर लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं आपको कोई भी एक्ट करवाऊंगा तो उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो आया ही क्यों। तो सबसे पहले देखेंगे वाई। सबसे पहले ये देखो आप कि वाई ये आया ही क्यों। तो इसमें आपको मैंने अभी अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी, किसमें, 1773 वाले जो एक्ट थे उसमें। तो यहाँ पे इनकी जो पावर्स है ना उनको कम किया जाएगा या कर्ब किया जाएगा, मतलब इनकी पावर्स को कम किया जाएगा। तो इसका एक प्रॉपर इंग्लिश में वर्ड बनता है, वो बनता है कर्ब, कर्बिंग द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। अभी इसके जो 5 जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। पिछले के भी 5 थे, इसके भी 5 हैं। इसके 5 को आप कैसे याद रखिए, आप इसके 5 को ऐसे बांट लीजिए। कुछ एक्ट आए थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जो कुछ आए थे वो आए थे प्रोविंशियल कोर्ट के लिए, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट के
पहले 3 जो फीचर्स हैं ना, जो पहले 3 फीचर्स हैं, फीचर नंबर 1, 2, 3, ये 3 फीचर्स जो हैं वो क्लियर थे 1, 2, 3 के। और जो फीचर नंबर 4 है और जो फीचर नंबर 5 है, ये दोनों थे आपके प्रोविंशियल जो कोर्ट्स हैं उनके लिए। ठीक है, अभी जो 4 और 5 इनमें क्या हो रहा है, देखिए अभी जो ये 4 है ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। आपको ऐसे याद रखना है, पहले 3 आर्टिकल प्योर सुप्रीम कोर्ट के थे, और आर्टिकल नहीं सॉरी, जैसे मतलब जो 3 फीचर्स थे जो इसमें एक्ट में आए थे वो इसके थे सुप्रीम कोर्ट के। 4th जो था वो प्रोविंशियल कोर्ट का भी था और सुप्रीम कोर्ट से भी रिलेटेड था, और 5th जो था वो प्योर प्रोविंशियल कोर्ट का था। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोविंशियल कोर्ट होते क्या। जैसे आपको ये पता है कि ये बंगाल है, यहाँ पे आपको पहले ही पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बन गया। अब साथ ही साथ है ना, जैसे यहाँ पे था मद्रास, यहाँ पे था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अभी ये ज़्यादातर एरिया जीत चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, पंजाब भी एक बन चुका है। ठीक है, पंजाब बन गया, और यहाँ पे भी एक बन गया था सेंट्रल प्रोविंस। अभी ये इतने प्रोविंस बन चुके हैं। प्रोविंस मतलब आज के दिन आप जैसे जिसको स्टेट बोलते हो ना, राज्य बोलते हो जिसको, अंग्रेज जिसको बोलते थे प्रोविंस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो प्रोविंस में जो कोर्ट बनते थे ना, उनको बोलते थे प्रोविंशियल कोर्ट। आप इनको आज के दिन जो आप इनको बोलते हो वो बोलते हो हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की जगह उनको पहले बोला जाता था प्रोविंशियल कोर्ट। ठीक है, तो अभी इन 5 को आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के मेन 3 थे। सबसे पहला जो था ये था कि देखिए 1773 में है ना, इनको सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर दे दी गई थी कि ये वाइस रॉय तक को चैलेंज, वॉइस नहीं, वो गवर्नर जनरल को चैलेंज कर सकते थे। आपको पता ही है सबसे पहले कौन था, गवर्नर से गवर्नर जनरल किस में बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये आपको बनाया जाएगा 1773 में। अभी 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाया गया ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसको पावर दी गई थी कि वो एक तो गवर्नर जनरल को, प्लस उसकी जो काउंसिल बनी थी 4 मेंबर्स की, 4 मेंबर्स की उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी, अगर आपको याद आ रही है तो 4 मेंबर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी उनको भी अपनी जुरिस्डिक्शन में लेके आता था सुप्रीम कोर्ट। मतलब चाहे तो सुप्रीम कोर्ट इनको भी सू कर सकता था, इनके खिलाफ भी केस कर सकता था। ठीक है, मतलब केस एक्सेप्ट कर सकता था। तो इसी को पहले, सबसे पहले इसी को हटाया गया, पहले ये पावर छीनी गई। मतलब जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, प्लस जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, और प्लस जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, इन देयर ऑफिशियल ड्यूटी है, मतलब वो ड्यूटी पे ही होनी चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट। मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉइज इन देयर ऑफिशियल ड्यूटीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब इनको सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन थी उससे हटा दिया गया। तो ये आपका पहला पॉइंट है। सेकंड जो पॉइंट आपका बना वो ये बना कि जो वहाँ के जो कलकत्ता के जो इनहेबिटेंट्स थे, मतलब जो कलकत्ता में रहने वाले हैं ना, जो कलकत्ता में रहने वाले हैं उनके लिए सेकंड पॉइंट आता है आपका। ठीक है, तो ऑल कलकत्ता इनहेबिटेंट्स मतलब रहने वाले, वहाँ के जितने भी रहने वाले थे, वर नाउ अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्या है कि जितने भी वहाँ के जो कलकत्ता के रहने वाले थे उनको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के नीचे ले आया गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट के, मतलब सुप्रीम कोर्ट उनमें से किसी के ऊपर भी केस कर सकता था या कोई भी केस एक्सेप्ट कर सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी लेकिन एक कंडीशन रखी गई कि अगर वहाँ रहने वाला हिंदू है तो उसको अपने हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से ही सज़ा मिलेगी। हिंदू पर्सनल लॉ, पहले क्या है, हिंदू का पर्सनल लॉ फॉलो होता था, वो आपको पता ही है, मनुस्मृति से ज़्यादा माना जाता है कि वहाँ से इंस्पायर्ड था। और जो मुस्लिम्स का, अगर वो मुस्लिम है तो उसके लिए जो लॉ फॉलो होगा वो होगा मोहम्मदान लॉ।
मतलब इसका दूसरा नाम आज के दिन आप जो जानते हो वो है शरिया कानून। ठीक है, तो मुस्लिम्स को जो मुस्लिम के कानून के हिसाब से ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और हिंदू को हिंदू के पर्सनल लॉ के हिसाब से ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो हो गए आपके। अभी जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये आता है कि रेवेन्यू एंड अदर मैटर्स रिलेटेड टू रेवेन्यू। ठीक है, तो जितने भी रेवेन्यू के मैटर्स थे या कोई भी अदर मैटर्स थे जो रेवेन्यू से रिलेटेड थे, उनसे भी एग्जेम्प्ट कर दिया जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। मतलब जो रेवेन्यू का कोई भी मैटर है, मतलब जो भी पैसे का मैटर है ना, अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट किसके पास जाएगा? गवर्नर जनरल काउंसिल के पास। तो ये तीन हो गए आपके। अभी ये प्रोविंशियल कोर्ट के मैं आपको ऊपर लिखवा देता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे होता जा रहा है। ठीक है जी, ये आपका अमेंडिंग एक्ट हो गया। इसमें मैं फिर से वापस एक बार बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या कर दिया, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है और उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और जो ब्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया, एग्जेम्प्ट फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जितने, ये जब तक नीचे आते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं रही इनके लिए। ठीक है, जो दूसरा था वो ये था कि जितने भी एग्जेम्प्टेड रेवेन्यू मैटर्स, एक तो रेवेन्यू मैटर्स और अदर मैटर्स, कोई भी अलग कोई मैटर है लेकिन वो रिलेटेड है कहीं ना कहीं रेवेन्यू से ही, अदर मैटर्स रेवेन्यू रिलेटेड। ये आपका सेकंड हो गया। और थर्ड हो गया आपका, जो आपके जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं, इनहैबिटेंट्स मतलब वहाँ के रहने वाले, इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, वो आगे आपके उसके सुप्रीम कोर्ट के नीचे, ज्यूरिसडिक्शन के नीचे। ठीक है, अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और जो हिंदू हैं उनको हिंदू लॉ के हिसाब से, और जो मुस्लिम हैं उनको मोहम्मदान लॉ के हिसाब से, मोहम्मदान। ठीक है, तो ये मैंने अब तक करवा दिया आपको। अब मैं बता देता हूँ आपको प्रोविंशियल कोर्ट के। प्रोविंशियल कोर्ट में क्या है कि एक तो जो मैंने आपको बताया था ना कि जो फोर्थ पॉइंट है वो सुप्रीम कोर्ट से भी रिलेटेड है और प्रोविंशियल कोर्ट से भी रिलेटेड है। पहले क्या होता था, जैसे आज के दिन अगर आप हाई कोर्ट में कोई केस करते हो और आपके खिलाफ अगर डिसीजन आ गया ना, तो आप चैलेंज कर सकते हो उसको कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, वो 1773 में ऐसा ही हुआ था कि प्रोविंशियल कोर्ट में जो कानून आया वो सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते थे, लेकिन ये पावर छीन ली गई। मतलब जो प्रोविंशियल कोर्ट का केस था, Provincial Court appeals now directly heard by Governor General in Council। अब तक क्या था, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके चैलेंज कर सकते थे, लेकिन अगर कोई प्रोविंशियल कोर्ट में अगर अपील है तो अब वो सीधी आप किसके पास लेके जाओगे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर सब छीन ली गई। मतलब प्रोविंशियल कोर्ट से अगर आपको केस सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना था तो आप डायरेक्टली नहीं ले जा सकते, आपको सीधा लेके जाना पड़ेगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। ये था आपका फोर्थ पॉइंट। लास्ट और फाइनल पॉइंट आता है आपका फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो ये कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है ना, गवर्नर जनरल इन काउंसिल can make regulations for provincial court, ठीक है। मतलब जो गवर्नर जनरल है ना, जो आपका काउंसिल में है, वो अब कानून बना सकता है प्रोविंशियल कोर्ट के लिए, ये भी पावर दे दी। अब इसके अंदर भी मतलब गवर्नर जनरल कानून बना सकता है। तो ये अपने 5 पॉइंट थे आपका जो अमेंडिंग एक्ट है 1781 के। अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी जो नेक्स्ट एक्ट में करवाने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो है आपका पिट्स
इंडिया एक्ट 1784। देखिए आप इसको है ना एक टाइमलाइन बना के रख लीजिएगा ऐसे, पहले 1773 में आता है, फिर 1781 में आता है, फिर 1784 में आता है। इसमें 5 पॉइंट्स थे, इसमें 5 पॉइंट्स थे, इसमें भी करीबन करीबन 4 या 5 पॉइंट्स ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आया ही क्यों, वाई। ठीक है, तो ये आया ही क्यों, सबसे पहले इसमें जो आया ना, इसमें दो चीज़ें सबसे पहले आई। एक तो डायरकी इसमें आई, ये डायरकी क्या है मैं अभी अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और दूसरा, इसमें पहली बार इंडिया को जो है ना ब्रिटिश पोजेशन बोला गया, ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, पहली बार बोला गया कि भारत जो है ना वो अब ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर रखा है, पोजेस कर रखा है, मतलब उस पूरी टेरिटरी को ले रखा है। तो अब ये यहाँ से क्या इशारा मिल रहा है आपको, यहाँ से इशारा मिल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को कम किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को कम करेंगे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पावर्स है ना उसको बढ़ाया जाएगा, इंडिया के ऊपर कंट्रोल को बढ़ाया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। 1773 से लेके ना और 1857 की क्रांति अगर आपने सुनी है, रिवोल्ट ऑफ 1857, यहाँ तक है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अबॉलिश कर देंगे। ये इसकी पावर्स को कम करते जाएंगे और आखिरी में इसको अबॉलिश ही कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसकी पावर्स को कम किया जा रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके दो कारण थे। और जो ये डायरकी है ना, ये क्या है ये मैं बता देता हूँ। डायरकी का मतलब है सेपरेशन या डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ जो सुटेबल वर्ड बनता है वो बनता है डिवीजन ऑफ पावर, ना कि सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कंपनी थी पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी, ईस्ट इंडिया कंपनी में आपने पढ़ा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या थे, मैंने आपको कहा था कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी में वो यही थे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही हाईएस्ट अथॉरिटी थे इसमें। ठीक है, अभी क्या कर दिया जाएगा, इसमें एक और बोर्ड लिया है, ये लिया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिया है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले ही थे। अभी क्या है देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आपके 3 कामों को संभाल रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई थी ना, उसको किससे मतलब था, सिर्फ ट्रेड से, ट्रेड और कॉमर्स से। ठीक है, अभी वो पॉलिटिकल भी बढ़ चुकी है, अभी वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी बढ़ चुकी है। 3 पावर्स आ गई हैं कि नहीं, मतलब पॉलिटिकल मतलब वो राज भी कर रही है, यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है, और साथ में वो ट्रेड और कॉमर्स भी कर रही है। तो अभी क्या कर दिया जाएगा, जो ट्रेड और कॉमर्स है ना वो लेके आ गए ये सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। मतलब ट्रेड और कॉमर्स अब किसके पास है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको दे दी अलग से पावर कि आप है ना पॉलिटिकल काम संभालो, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अब ये काम संभालेंगे सारा, मतलब कहीं वॉर होनी है, कहीं पे किसी राजा का कोई कुछ करना है, मतलब अनेक्स करना है उसकी लैंड को, या उस राजा के साथ क्या कोई ट्रीटी करनी है, वो सब अब करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस एक्ट को याद करने की ना एक छोटी सी ट्रिक अगर आप याद कर पाओ तो इसको बस ऐसे याद करो, BCCD, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। BC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले ही था वो भी बना दिया। ठीक है, वो वापिस यही बन गया, यही समझ लो आप। इसमें जो है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या संभालना है, कॉमर्स, ये C से C मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कॉमर्स संभालना है, और BC को संभालना है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। यही बस इसका मेन जो फीचर था। ठीक है, अभी ये पिट्स इंडिया एक्ट किसके नाम पे पड़ा, ये पिट्स कौन है, पिट्स ये थे आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे और इनका पूरा नाम था विलियम पिट, विलियम पिट। तो ये इस एक्ट को लेके आए थे। ठीक है, तो आपको इतना ही बस याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा, इसमें डायरकी को लेके आया गया। डायरकी मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट काइंड ऑफ थिंग, मतलब डिवीजन ऑफ पावर कर दिया, पावर को बांट दिया। जैसे पॉलिटिकल पावर दे दी BC को, और जो CD को पावर दे दी वो दे दी ट्रेड और कॉमर्स की। बस यही मेन ये एक्ट की मेन बातें हैं। इसमें अगर आप अलग से करना चाहो, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था ना, वो बनाई गई थी 6 मेंबर की बॉडी, 6 मेंबर की बॉडी, ये और याद कर लेना आप, ये एक नई बात है। ठीक है, तो 6 मेंबर की बॉडी इसमें बनाई गई थी। और तो ठीक है, अभी क्या है, जो गवर्नर जनरल है ना,
अभी इसमें एक और ख़ास बात है, अगर आप उसको कर पाओ तो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यही है। एक छोटी सी बात है, अगर आप इसको कर पाओ तो इसमें क्या है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मैंने आपको बताया था ना कि 1773 जो एक्ट है ना, वो सेंट्रलाइजेशन बढ़ाएगा। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण बढ़ाएगा। केंद्रीकरण क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे की पावर्स जो है ना, वो छीन के किसको दी जा रही है, बंगाल को, और कलकत्ता जो मद्रास की पावर है वो भी किसको छीन के दी जा रही है, बंगाल को। मतलब एक पॉइंट की तरफ पावर का सेंटर बन रहा है, यही तो था सेंट्रलाइजेशन। अभी इसमें यही और बढ़ेगा, मतलब अभी सेंट्रलाइजेशन को और बढ़ाया जाएगा। मतलब क्या है, 1773 से लेके 1833 तक ऐसे ही चलेगा। सेंटर को पावर, एक जगह पे पावर जाती जाएंगी, एक जगह पे पावर जाती जाएंगी, और मद्रास और जो बॉम्बे है इनकी पावर को घटाया जाएगा हर बार। तो अभी भी इसकी पावर क्या घटा दी गई, अगर कोई गवर्नमेंट फेल हो रही है, मतलब जो बॉम्बे में कोई गवर्नमेंट अगर फेल हो गई तो उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हटा सकता है। मतलब अब मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कैन रिमूव प्रोविंशियल, इसको ऐसे कर लो, फेलिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट अगर प्रोविंस पे फेल हो रही है तो उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हटा सकते हैं। ठीक है, तो यही अपना पिट्स इंडिया एक्ट है 1784। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अभी लास्ट एक छोटा सा एक्ट है, वो भी मैं इकट्ठा करवा देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं और ना ही वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जो एक्ट आपका आया था ना, अभी जो नेक्स्ट एक्ट मैं करवाऊंगा आपको, 1773 करवा दिया, 1781 करवा दिया, 1784 करवा दिया। आज होगा जो आपका एक्ट होगा 1786, नेग्लिजिबल सा एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, 1 मिनट में आप कर लीजिए बस। ये आपका लास्ट एक्ट जो आता है वो आता है 1786। ठीक है, इसको बोल देते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, एक छोटा सा मैं बता देता हूँ आपको कि एक अपने यहाँ ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो नेक्स्ट आएंगे अभी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कॉर्नवालिस, हो सकता है आपने इनका नाम सुना भी हो, कॉर्नवालिस, लॉर्ड लगा लो ना लगा लो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये आए थे। इन्होंने क्या मांग की थी ये आप समझिए। ये पहले ना ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पार्ट थे। अभी एक तो ये पहले ऐसे बंदे थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट ना होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पार्ट थे और उनको डायरेक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ये चीज़ अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये पहले अमेरिका में थे। ठीक है, और अमेरिका में है ना जब क्रांति हुई ना तो ये हारे थे बुरी तरह, लेकिन हारते समय भी इन्होंने कुछ ऐसी वो मतलब पॉलिसीज अपनाई जिसकी वजह से है ना ये बहुत से लोगों को जिंदा बचा के ले आए थे। तो इनको है ना मतलब वहाँ पे बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता था, तो इसीलिए उनको है ना यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। लेकिन जब इनको भेजा जा रहा था ना तो इन्होंने ना वहाँ की पार्लियामेंट में 2 कंडीशन रखी। इन्होंने कहा कि मेरी 2 कंडीशन पूरी कर दो, मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के लिए तैयार हूँ। तो वो जो 2 कंडीशन थी ना उन्हीं को पूरा करने के लिए स्पेशली एक एक्ट लेके आया गया जिस एक्ट का नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1786। तो कॉर्नवालिस की जो 2 कंडीशन थी वो क्या थी, वही बस आप देख लो इसमें। तो भाई तो मैंने आपको बता ही दिया, भाई कॉर्नवालिस की जो डिमांड्स थी उनको पूरा करने के लिए ये हो गया इसका भाई। टू कंप्लीट द डिमांड्स ऑफ कॉर्नवालिस, उसकी 2 डिमांड्स थी। उसकी पहली डिमांड ये थी कि जो कमांडर जो चीफ है, कमांडर इन चीफ वो खुद होंगे। ठीक है, कमांडर इन चीफ, ही विल बी कमांडर इन चीफ। दूसरा, ही कैन ओवर राइड द काउंसिल इन स्पेशल केसेस। बस ये 2 ही है। जैसे देखो एक पोस्ट होती थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। ठीक है, अभी ये जो पोस्ट थी ये सबसे बड़ी पोस्ट थी, लेकिन इनकी जो अंग्रेजों की आर्मी होती थी ना उसके लिए स्पेशल एक पोस्ट होती थी, वो होती थी कमांडर इन चीफ, और वो अलग से बनाया जाता था कमांडर इन चीफ। ठीक है, इसने क्या कहा कि कमांडर इन चीफ मैं खुद ही बनूंगा,
मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बनूंगा, मैं कमांडर इन चीफ भी बनूंगा। तो स्पेशली इसके लिए एक्ट लेके आ गया, ठीक है, तो आप ही कमांडर इन चीफ होंगे। पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई कर दी। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो काउंसिल है, आपने देखा था ना 1773 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, नहीं थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 मेंबर्स की। ये 4 मेंबर्स है ना इकट्ठे मिलके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ तब डिसीजन लेते थे। लेकिन इसने क्या कहा, मैं अकेला डिसीजन ले पाऊँ, मेरे को इतनी पावर भी दो, मतलब इस गवर्नर, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसकी वैल्यू को घटाओ, मतलब इसको मैं आराम से ओवरराइड कर पाऊँ। तो इसके लिए इनको एक्ट दिया गया सेकंड, जो सेकंड पॉइंट इनका जो आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1786 यहीं से आया कि ही कैन ओवरराइड, ये ओवरराइड कर सकते हैं काउंसिल को स्पेशल केसेस में, ठीक है। तो ये अपना जो थर्ड है वो हो गया। आज थर्ड मैंने आपको एक्ट करवा दिया, आज ये तीनों हो गए, आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, आप ये कर लीजिए और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय।